हाय, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैट 2024 स्लॉट 3 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एट लीस्ट 44% एंड एट मोस्ट 60%। तो देखो, गर्ल्स का जो काउंट है वो कम से कम 44 है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 है। एंड द रेस्ट स्टूडेंट वर बॉयज़, ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं बेसिकली। तो टोटल तो 250 लोग हैं। टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं? 250 हैं। तो एक तो लीस्ट वाली सिचुएशन है गर्ल्स की और एक मैक्सिमम वाली है। दोनों को हम लोग वन बाय वन लिखते हैं। तो लीस्ट वाले में अगर देखें तो 44% वाली हम लोग बात कर रहे हैं कि 44% क्या है? गर्ल्स हैं। तो 250 का 44% क्या होगा? 100 का 44% होता है 44। तो 44 प्लस 44 एंड प्लस 22, सो दिस विल बी 110। रिमेनिंग काउंट बॉयज का हो जाएगा तो बॉयज हो जाएंगे 140। अगली जो सिचुएशन है वो क्या कहती है कि 250 में से जो गर्ल्स हैं वो 60% गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम गर्ल्स और बॉयज का बाइफरकेशन करें तो 250 का 60% हो जाता है 60 प्लस 60 प्लस 30, सो 150 गर्ल्स होंगी और बॉयज हो जाएंगे रिमेनिंग यानी कि 100। अब आगे देखो यहाँ पे डेटा में क्या लिखा हुआ है, अगली इंफॉर्मेशन क्या है। तो अगली इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को। ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ईदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ। 50% बॉय और 80% गर्ल्स स्विमिंग ऑप्ट करते हैं। 70% बॉयज एंड 60% गर्ल्स रनिंग ऑप्ट करते हैं। देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ। तो आपको बोथ वाला पता लगाना है और इंडिविजुअली अलग अलग जो डेटा है वो दिया गया है। तो स्विमिंग के बारे में बात की गई है, रनिंग के बारे में बात की गई है और आपको बोथ वाला पता लगाना है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, स्विमिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें बॉयज का काउंट है 50%। तो बॉयज का अगर 50% काउंट है तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 70। और गर्ल्स का 80% है तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 88। रनिंग की बात अगर हम करते हैं तो बॉयज का काउंट है 70%, सो दिस वैल्यू वुड बी 98। 140 का 70% एंड 60% ऑफ द गर्ल्स वुड बी 66। यही सेम चीज यहां पर भी करके देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है? स्विमिंग, रनिंग एंड बोथ। तो स्विमिंग करने वाले जो बॉयज हैं वो 50% है तो दिस नंबर वुड बी 50। और 80% ऑफ 150 इज 120, तो 120 गर्ल्स हो जाएंगी जो स्विमिंग करती हैं। 70% बॉयज तो ये नंबर 70 होगा और 60% गर्ल्स तो ये नंबर क्या होगा? 90। अब अगर आप देखो तो स्विमिंग और रनिंग ऐड करने पे वैल्यू आपको मिलती है 154, जबकि गर्ल्स केवल 110 है। तो ये जो बोथ वाले लोग हैं कितने होंगे? 154 माइनस 110 विच इज 44। यहाँ पर अगर आप ऐड करते हो तो दिस वैल्यू इज 168, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज 140 ही है। इसका मतलब कुछ लोग कॉमन है। कितने लोग कॉमन है? 28। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो स्विमिंग और रनिंग मिला करके टोटल 210 गर्ल्स बनती हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 150 ही है। तो ऑब्वियसली 60 गर्ल्स ऐसी हैं जो दोनों एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 50 प्लस 70 मेक्स इट 120, बट द नंबर ऑफ बॉयज हियर इज ओनली 100। तो यहाँ पे 20 ऐसे लोग मिलेंगे जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब आपसे मैक्सिमम काउंट और मिनिमम काउंट पूछा गया था ऐसे बच्चों का जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सम आ रहा है वो आ रहा है क्या? 72। तो जो मिनिमम काउंट होगा वो 72 हो जाएगा और यहाँ पे सम क्या आ रहा है? 80। तो जो मैक्सिमम काउंट होगा दैट वुड बी 80। सो दो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी इजी, बट स्टिल अगर आप पेशेंस के साथ इसको पढ़ते हैं तो ये डेटा को सही से रिप्रेजेंट करने का सवाल है। इसमें कोई खास वेन डायग्राम या ऐसे कोई परसेंटेज के बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहे हैं। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं।
तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में इस तरह के सवाल इस टॉपिक में आपको दिखते हैं। तो देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको बताया गया ए प्लस b√3 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 52 प्लस 30 इंटू √3। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सवाल में लिखी है कि ए और बी कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, और आपको ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, ए प्लस बी की कैलकुलेट करनी है। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू b√3, और इधर आपको मिला हुआ है 52 प्लस 30 इंटू √3। तो अब अगर देखो ए और बी अगर नेचुरल नंबर है तो ये वाला पार्ट तो आपको इंटीजर मिलेगा और ये पार्ट ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ भी कंपेयर करो राइट हैंड साइड से, तो ये 52 और 30√3 लिखा है। तो ये क्या आपको इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स कि ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर जो है ये आपको 52 मिलना चाहिए। और साथ में अगर देखो तो 2 इंटू √3 आप यहाँ से कैंसिल कर दो, तो a इंटू बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a इंटू बी की वैल्यू मिलेगी आपको 15। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज नेचुरल नंबर्स की क्या बनती हैं जब इनका प्रोडक्ट 15 आ रहा हो। तो 1 इंटू 15 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 इंटू 5 हो सकती है, 5 इंटू 3 हो सकती है, और 15 इंटू 1 हो सकती है। अब इन सभी पॉसिबिलिटीज में आपको देखना है कि क्या ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आपको 52 मिलता है। तो पहली पॉसिबिलिटी में 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम 15 का स्क्वायर, तो ये सर्टेनली 52 से बहुत ज़्यादा होगा। अगली पॉसिबिलिटी में 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी देखो 52 तो नहीं है। अगली पॉसिबिलिटी में 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको देखो 25 प्लस 27, ये एग्जैक्टली 52 मिलती है। तो दिस पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, और a प्लस बी कितना है, 8 है। a प्लस बी इज 8। सो सेकेंड ऑप्शन। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। तो रिमाइंडर्स टॉपिक का ये एकदम बेसिक सा सवाल है। तो इसमें रिमाइंडर में कई सारी प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ते हो, कुछ थ्योरम्स भी पढ़ते हो, बट अगर हम इसको एकदम बेसिक रिमाइंडर्स के रूल से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो 10 टू दी पावर 68 था और हमें इसको 13 से डिवाइड करना था। तो रिमाइंडर का बेसिक रूल क्या कहता है कि रिमाइंडर्स मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। तो 68 जो एक्सपोनेंट है इसको हम धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी नंबर को हम लोग 100 की पावर में अगर जाएं तो 34 लिख सकते हैं। अब अगर आप 100 को डिवाइड करते हो 13 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9। तो यू कैन राइट 9 टू दी पावर 34 डिवाइडेड बाई 13। 9 के एक्सपोनेंट भी जनरली याद रहते हैं लोगों को, तो 9 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 17 हो जाएगा। अब 13 इंटू 6 78 होता है, तो 81 को 13 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। आप 3 की पावर 17 अपॉन 13 लिख सकते हो। अब 3 के किसी बड़े एक्सपोनेंट पे जाते हैं, 3 की पावर 4 लिख देते हैं सपोज, तो यहाँ पे आप 4 लिख पाओगे और एक 3 रिमेनिंग भी बचेगा। अब 3 की पावर 4 होता क्या है, 81 ही तो होता है। अब 81 को फिर से अगर हम 13 से डिवाइड करें तो 81 को 13 से डिवाइड करोगे तो फिर से रिमाइंडर 3 आएगा। तो फिर 3 की पावर 4 इंटू 3/13। फिर से देखो ये नंबर क्या मिलेगा, 81 इंटू 3/13। फिर इस 81 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3। तो फाइनली ये नंबर क्या बन गया, 9 डिवाइडेड बाई 13। तो अब 9 ऑलरेडी 13 से छोटी वैल्यू पे आप पहुंच चुके हो, तो आपका आंसर भी क्या होगा, 9 होगा। तो आप इसको सिंपली एकदम बेसिक रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व कर सकते थे और आपको कोई थ्योरम वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर एवरीवन जिसने रिमाइंडर टॉपिक पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है टाइम एंड वर्क टॉपिक से, तो इसको क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं। तो सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, पहली इंफॉर्मेशन।
मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम, तो एफिशिएंसीज के रेशियो दिए गए हैं, एंड थ्राइस एज फास्ट एज आयना। तो इन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहली एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि सैम किसी काम को करता है 20 डेज में, जब वो अकेले काम कर रहा है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि मोहित की जो एफिशिएंसी है और सैम की जो एफिशिएंसी है, तो मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, थ्राइस एज फास्ट एज आयना। तो यहां से हम कंबाइन रेशियो एफिशिएंसी का निकाल सकते हैं। तो मोहित देखो दोनों में कॉमन है, तो 2 और 3 लिखा हुआ है, तो एलसीएम 6 आता है। इसको 6 बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3, और इसको 6 बनाते हो तो यहाँ पे क्या होगा 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वी कैन से कि मोहित की, सैम की और आयना की जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो होगा 6:3:2। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी एज इन वी कैन से कि भाई अगर मोहित एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो सैम 3 यूनिट काम करेगा, और आयना जो है वो 2 यूनिट काम करेंगी। इस तरह का कुछ हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहली इंफॉर्मेशन है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वर्क का मेजरमेंट ले सकते हैं। क्योंकि देखो आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है, दे अंडरटेक अ जॉब विद एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे, सैम एंड आयना ऑन द सेकेंड डे, मोहित एंड आयना ऑन द थर्ड डे। और यही 3 दिन का जो पैटर्न है ये रिपीट होता है जब तक कि वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड फाइनली आपसे पूछा गया है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क डन बाय सैम इज। तो जो टोटल काम है वो वही था जो पहले सैम अकेले 20 दिन में करने वाला था। तो अगर हम देखें तो सैम की एफिशिएंसी क्या है, सैम एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क हमें यहाँ पे करना है वो सैम ने अगर 20 दिन में किया है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो 20 × 3 यानी कि 60 यूनिट काम है। इतना काम हम करने वाले थे। अब इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि भाई डे 1 पे काम कौन कर रहा है, डे 1 पे काम कौन कर रहा है भाई। तो देखो लिखा हुआ है सैम एंड मोहित, तो सैम और मोहित काम कर रहे हैं। तो सैम और मोहित अगर काम करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो सैम 3 करता है और मोहित 6 करता है। तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा, 9 यूनिट्स हो जाएंगे। फिर डे 2 पे कौन काम कर रहा है, डे 2 पे काम कर रहे हैं सैम और आयना। तो सैम और आयना अगर काम करेंगे तो सैम 3 करता है और आयना 2। तो हम कह सकते हैं 5 यूनिट काम होगा सेकेंड डे पे। और डे 3 पे कौन काम कर रहा है, देखो मोहित एंड आयना। तो मोहित और आयना अगर काम करेंगे तो डे 3 पे जो काम होगा, मोहित का काम 6 है, आयना का 2 है, तो काम होगा 8 यूनिट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या कहा जा सकता है। अब ये अगर आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि 9 और +5 14 एंड +5 8। तो वी कैन से कि भाई 3 दिनों में कितना काम हो गया, 22 यूनिट्स काम हो गया। अब अगर हम 3 दिन इनको और दे देते हैं तो और 3 दिनों में कितना काम होगा, 22 यूनिट्स और हो जाएगा। अब हम इनको पूरे 3 दिन नहीं दे सकते बिकॉज टोटल काम ही 60 है। तो अब 1 बाय 1 देखेंगे कि भाई किस दिन कौन काम कर रहा है। तो अब इनको अगर हम पूरा एक दिन दे भी देते हैं तो वो काम कौन कर रहा होगा, सैम और मोहित कर रहे होंगे। तो कितना काम होगा, 9 यूनिट्स काम हो जाएगा। एक दिन और दे देते हैं तो उस एक दिन काम कौन करेगा, सैम और आयना काम करेंगे। तो काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अभी भी देखो तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इसका सम क्या आता है, 22 44 53 58। अब हमें 2 यूनिट काम और करना है। तो 2 यूनिट काम और करना है अगर, और आपको पता है यहाँ पे 8 यूनिट काम एक दिन में हो सकता है, तो हमें 2/8 डेज यानी कि अब आप हमें केवल 1/4 डेज ही लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो डेज लगेंगे वो 1/4 होंगे। और अब कौन काम कर रहा होगा, मोहित और आयना कर रहे होंगे। कितना काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। तो इस ऑर्डर में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। आपसे काम पूछा गया है कि जो सैम काम कर रहा है वो टोटल वर्क के फ्रैक्शन में क्या है। तो अब आपको देखना होगा कि भाई सैम ने टोटल 60 में से कितना काम अकेले किया। तो आप देखो पहले 3 दिनों में सैम 2 बार काम करेगा, अगले 3 दिनों में भी सैम 2 बार काम करेगा,
यहाँ पे सैम काम कर रहा है एक दिन, यहाँ भी सैम कर रहा है एक दिन, बट आखिरी दिन सैम काम नहीं कर रहा है। तो सैम ने टोटल कितने दिन काम किया है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर हम सैम की बात करें तो सैम ने टोटल 1 2 3 4 5 6, तो सैम ने टोटल जो काम किया है दैट इज जस्ट 6 डेज। तो अगर सैम ने 6 डेज काम किया है और सैम का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट्स है, तो टोटल इसने 18 यूनिट्स काम किया है आउट ऑफ 60। तो जो फ्रैक्शन यहां पर पूछा गया वो फ्रैक्शन हो जाएगा 18/60, विच इज 3/10, एंड 3/10 इज योर ऑप्शन 2। So not a very easy question because you have to give ample time to solve this during the exam. अगला सवाल देखते हैं। तो सर्कल के कॉन्सेप्ट से सवाल है, सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10√3। तो कॉर्ड हम किस चीज को बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो जो सर्कल के अंदर उसका हिस्सा आता है, सर्कल के अंदर जितना पार्ट उस लाइन का आता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। तो एक सर्कल है और सर्कल में हमने कोई कोड ऐसे बना ली सपोज इस तरह की। तो अब इस कोड की आपको लेंथ भी दी गई है, क्या लेंथ दी गई है, 10√3 दी गई है। आगे बताया गया है कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। तो ये एंगल भी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है। अब ये देखो रेडियस होंगे तो आपस में बराबर होंगे, सर्कल में सेंटर से इस तरह के आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। अब आपसे सवाल यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द स्मॉलर रीजन। तो ये जो छोटा सा रीजन है, छोटा रीजन मतलब ये छोटे वाले रीजन का एरिया पूछा गया, मतलब इस रीजन का एरिया ये पूछा गया है। तो अब अगर ये एरिया हमें निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम भाई सेक्टर का एरिया निकाल लें पहले। तो ये जो सेक्टर बन रहा है इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी, 120 वाला सेक्टर है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि 1/3 होगा सर्कल के एरिया का, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सिंपली आप कह सकते हो कि 120 डिग्री बना रहा है तो ये 1/3 होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, उसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको एरिया निकालना होगा ट्रायंगल ओ ए बी का, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। तो अब देखो आप 120 साइन कॉस अगर जानते हैं तो एक तरीका आप साइन कॉस वाला यूज कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आप साइन कॉस नहीं जानते हो, तो भी बहुत बेसिक तरीका है। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, और ये क्या होगा, 60। अब 30 60 90 ट्रायंगल ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ता है कैट की तैयारी में। तो अगर एक एंगल 30 है, एक अगर ये 60 है, ये 90 है, तो आप पढ़ते क्या है कि 30 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस का आधा होता है और 60 के सामने वाला साइड √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। तो अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में जिसको हमने हाफ कर दिया ओ ए बी को, उसकी बात करें तो ये जो √3x है क्या लिखा हुआ है, 5√3 लिखा हुआ है। तो x कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 10। तो रेडियस इस सर्किल की आपको 10 मिलेगी, और ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट मिलेगी 5 × √3, 5 × √3। अब ये एरिया आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो 120/360 इंटू पाई, आर की वैल्यू 10 है, और ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, बेस 10√3 था, और हाइट आपने निकाली तो हाइट आपको कितनी मिली, हाइट आपको मिल गई 5, सॉरी ये हाइट आपको 5 आई थी, 5√3 नहीं 5 आई थी। तो अब देखो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगा 100π/3, और माइनस में आपको मिलेगा 50/2 करोगे तो 25 × √3। तो अगर आप देखो तो ऑप्शंस में कुछ कॉमन लिया गया है, तो यहाँ आप 25 कॉमन ले सकते हो। दिस वुड बी 4π/3 एंड माइनस
√3. So which is your last option? So not a very difficult question, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर्कल का यूज हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगला सवाल देखते हैं. तो अगले सवाल में देखो एक सीक्वेंस आपको दिया गया है और इस सीक्वेंस में बताया गया है कि जो पहला टर्म है T1 वो 1 है और T2 की वैल्यू आपको दी गई है. T2 आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? -1 दिया गया है. तो T1 T2 दोनों आपको दे दिए गए हैं. अब आगे की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक रिलेशन दिया गया है. तो वो रिलेशन देखो क्या है. वो रिलेशन ये कह रहा है कि T ऑफ n की वैल्यू के लिए आप n में से 3 लेस करिए और n में से 1 लेस करिए और उसको दो पहले वाले टर्म से, मतलब n से जो दो पहले आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए. तो अगर आप T3 निकालते हैं तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 3 - 3 अपॉन 3 - 1 T1. तो ये तो देखो जीरो ही आ जाएगा. T4 निकालते हैं तो क्या लिखोगे? 4 - 3 3 होगा. 4 - 1 सॉरी 4 - 3 1 होगा. दिस वैल्यू शुड बी 1. और 4 - 1 करोगे तो 3 मिलेगा. और यहाँ पे आप लिखने वाले हैं T2. T2 की जगह क्या लिखोगे? -1. तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/3. अब चलो T5 निकालते हैं. तो T5 के लिए देखो 5 - 3 2 और अपॉन 4 और T3 की जगह आप जीरो ही रखोगे तो ये फिर जीरो मिलेगा. तो देखो ये जो ऑड नंबर पे टर्म्स आ रहे हैं T3 T5 ये जीरो मिल रहा है. एक दो टर्म और निकाल लोगे तो पूरा ट्रेंड समझ में आएगा. अब T6 की वैल्यू देखो क्या मिलेगी? 3/5 और इसको आप T4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस का 1/3 लिखोगे तो ये आपको -1/5 मिल जाएगा. T7 आपको क्या मिलेगा? 7 - 3 4 होता है और 7 - 1 6 होता है. लेकिन यहाँ जैसे ही आप लिखते हो T5 तो इसको भी मल्टीप्लाई आप जीरो से कर रहे हो तो ये भी जीरो मिलेगा. तो ऑड नंबर वाले सारे जीरो मिल रहे हैं और जो इवन नंबर वाले हैं उनकी वैल्यू क्या मिल रही है वो भी आप ध्यान से देख सकते हो. अब अगर हम T8 निकालते हैं तो 8 - 3 क्या होता है? 5 और 8 - 1 क्या होता है? 7. और यहाँ पे आपको रखना है T6. T6 की वैल्यू आप निकाल चुके हो -1/5. तो ये आपको -1/7 मिलेगा. तो अब आपको ट्रेंड मिल चुका है. देखो 8 लिखते हैं तो 7 मिल रहा है, 6 लिखते हैं तो 5 मिल रहा है, 4 लिखते हैं तो 3 मिल रहा है. अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है उसमें देखो क्या है. उसमें ऑड वाले नंबर्स दिए ही नहीं है. T2 आपको निकालना है, T4 निकालना है. यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये T3 नहीं है, ये छोटा सा करेक्शन. यहाँ पे T2 होगा, T4 होगा और फिर ये 1/T6 होगा. ये होगा सवाल, है ना. फिर 2022 है, फिर 2024 है. तो सारे ही सारे हम लोग इवन वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं. तो ये एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे रहेगा जो कर लीजिएगा. तो अब देखो हमें क्या ऐड करना है. हमें ऐड करना है 1/T2. फिर क्या करना है? 1/T4. फिर क्या करना है? 1/T6. और इस तरह से हमें जाना है 1/2024 तक, केवल इवन वाले. तो अब देखो तो T2 है -1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वो भी -1 होगा. T4 की वैल्यू -1/3 तो रेसिप्रोकल क्या होगा? -3 होगा. T6 की वैल्यू -1/5 तो रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 होगा. और इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आखिरी वाला टर्म 2024 लिखा है तो उससे एक कम वैल्यू मिलेगी 2023. तो फाइनली माइनस अगर आप ले लें तो ये ऑड नंबर्स का देखो सम है. अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है. तो आप एपी के सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. नंबर ऑफ टर्म्स आपको उसके लिए पता लगाने पड़ेंगे कितने टर्म्स हैं. लेकिन एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हो ना, देखो ये चीज ध्यान से देखो. तो एक ही ऑड नंबर है तो 1 मिल रहा है जो कि 1 का स्क्वायर है. 1 + 3 ऐड करते हो तो 4 मिलता है जो कि क्या है? 2 का स्क्वायर है. 1 + 3 + 5 करते हो तो 9 मिलता है जो कि 3 का स्क्वायर है. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम जितने भी ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम n ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम क्या मिलेगा? n स्क्वायर. तो यहां पर आप कितने ऑड नंबर लिख रहे हो?
जब आप 3 पे जाते हो तो दो ऑड नंबर होते हैं, दो कैसे मिलता है, 3 + 1/2। 5 पे जाते हो तो तीन ऑड नंबर होते हैं, 5 + 1/2। तो अगर आप 2023 पे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने होंगे, 2023 में 1 ऐड कर दो, 2024/2, यानी कि 1012 होंगे। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1012 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ये जो भी आंसर आएगा इसका आखिरी डिजिट 4 होना चाहिए, और इस तरह का एक ही ऑप्शन है तो वी नीड नॉट टू डू एनी कैलकुलेशन। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, -10241444, और किसी भी ऑप्शन में आपको 4 नहीं मिल रहा है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखो मॉडुलस फंक्शन का सवाल है, तो इन सवालों को आप तभी समझ पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे जब आपने मॉडुलस को थोड़ा बहुत पढ़ा हो, यही 10 ट्रायल से केवल सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो मॉडुलस की कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो हमें पता होता है कि मॉड के अंदर हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलती है। तो अगर हम मॉड ऑफ 5 लिखते हैं तो भी 5 होगा, और मॉड ऑफ -5 लिखते हैं तो भी 5 होगा। इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो हम मॉड ऑफ के को के बराबर बोल सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो ये जो मॉड ऑफ के है ये माइनस ऑफ के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते थे कि मॉड ऑफ -5 को हम लोग, जैसे मॉड ऑफ -5 था, इसको हम लोग माइनस ऑफ -5 भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये कई बार हमें जब मॉड का साइन हटाना होता है तो यूज करना पड़ता है ना। अब इस सवाल में जो बाकी चीजें लिखी हैं उसका क्या मतलब है जरा समझिए। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया हुआ है, तो एक मैक्स फंक्शन दिया हुआ है। तो मैक्स फंक्शन आपको क्या बताता है, ये कह रहा है कि x और 2 में जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू इसकी आएगी। तो अगर x 5 होता तो मैक्स ऑफ 5, 2 क्या होता, 5 हो जाता। मिनिमम फंक्शन इस तरह से ये कहता है कि x और 2 में जो भी कम हो उसको आप चूज करो। यहाँ पे देखो तो मॉड ऑफ x+2 लिखा है, मॉड ऑफ x-2 लिखा है। तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, ये मॉड ऑफ x+2 जीरो कब होगा, -2 पे होगा, और मॉड ऑफ x-2 जीरो कब होगा, +2 पे होगा। तो यहाँ पे +2 और -2 एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं। तो हमें 2 से बड़ी वैल्यू पे इस सवाल को चेक करना होगा, एक केस -2 से 2 के बीच का बनाना होगा, और एक केस -2 से छोटी वैल्यू का बनाना होगा। तो केसेस जब यहाँ फॉर्म करते हैं तो कौन कौन से केसेस बनेंगे जरा हम लोग देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यही पूछा भी गया है। तो अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो उस केस में अगर आप नोटिस करो तो अगर हम x को 2 से बड़ा रखते हैं तो मैक्सिमम ऑफ x, 2 में जो x है वही 2 से बड़ा है, तो ये वैल्यू x आएगी। और मिनिमम में अगर आप जाओगे तो अगर x 2 से बड़ा रखोगे तो मिनिमम वैल्यू तो 2 ही आएगी। अगर x 2 से बड़ा है तो ये जो x+2 है ये पॉजिटिव है, तो मॉड हटाते हो तो आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। और अगर x 2 से बड़ा है तो x-2 भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां भी आप मॉड को हटा तक सकते हैं बिना कोई चेंज किए। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट व्हाट, यू गेट x-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलता है, x और x कैंसिल हो जाएगा, और 2 -2 से क्या मिलेगा, 4। तो आपको x की वैल्यू मिलती है 6। अब x की वैल्यू 6 यानी कि एक आंसर तो हमें मिल ही चुका है, क्योंकि ये कंप्लीटली वैलिड आंसर है। वैलिड क्यों है, क्योंकि हमारा केस क्या कह रहा था कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, और हमें 6 मिल रहा है जो कि 2 से क्या है, ऑलरेडी ज्यादा है। अब अगला केस हम लोग बनाते हैं। अगला केस जब x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो इस केस में अगर आप नोटिस करो तो ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम ऑफ x, 2, अब अगर x देखो तो x 2 से छोटा है, तो अगर आप मैक्सिमम फंक्शन यूज करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और मिनिमम यूज करोगे तो x और 2 में मिनिमम क्या होगा, x होगा। इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो x और 2 में ज्यादा छोटा कौन है, x है। अब अगर आप देखो तो मॉड पे आते हैं, तो मॉड ऑफ x+2 का मतलब क्या हुआ, x+2 यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाला है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, हम x+2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप x को 2 से छोटा लेते हो तो x-2 नेगेटिव मिलेगा,
तो अगर हम मॉड हटा रहे हैं तो इसके साथ आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू देखो क्या मिलेगी, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स एंड -2। तो ये 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपको यहां से रिजल्ट मिलता है 2 इज इक्वल टू 3x, यानी कि आपको x की वैल्यू मिलती है 2/3। अब 2/3 भी एक वैलिड वैल्यू है, क्योंकि 2/3 भी इस रेंज में आ रहा है जो हमने शुरू में केस बनाया था। तो एक वैल्यू हमको और मिल गई। तो दो आंसर्स तो इसके ऑलरेडी आ चुके हैं कि दो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज तो मिल ही चुकी हैं। अब तीसरा केस बनाते हैं। तीसरा केस क्या कहता है कि x की वैल्यू अगर -2 से कम हुई तो आप इसको कैसे देखते हैं। तो अब अगर देखो -2 से अगर कम है तो जो मैक्सिमम लिखा हुआ है कि x और 2 में मैक्सिमम चूज करना है, तो x अगर 2 से कम है, -2 से कम है, तो 2 से भी कम होगा, तो x और 2 में 2 ही बड़ा होगा। और मिनिमम फंक्शन क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको x लेना पड़ेगा। मॉड ऑफ x प्लस 2 में जो x प्लस 2 लिखा हुआ है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। फिर अगर आप देखो तो x -2 से कम है तो x -2 भी नेगेटिव मिलेगा, तो यहां पर भी आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 2 प्लस x -2। तो ये -x और +x तो कैंसिल हो जाते हैं, -x और +x यहां पर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपको x की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगी, सॉरी ये भी माइनस साइन होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो ये साइन भी माइनस होगा, तो आपको x की वैल्यू फाइनली यहां से 6 मिलती है। अब देखो 6 एक इनवैलिड वैल्यू है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि आपका केस क्या था कि x -2 से कम होना चाहिए, तो इस केस में आपको कोई भी रियल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि हमें दो आंसर्स यहां पर मिल रहा है। सो वी कैन से आवर आंसर शुड बी 2। 2 विल बी आवर फाइनल आंसर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से है। तो यहां पे बताया गया कि अमन ने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो प्रिंसिपल कितना है, 4,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years टू द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 years इज 25:36। तो अगर हम 3 साल की बात कर रहे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं 5 साल की, तो ये अमाउंट्स होने चाहिए थे, और इनका रेशियो 25/36 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1+r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हमारी 1+r/100 का स्क्वायर जो आएगा वो वैल्यू, अब चूंकि रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिलेगा 6/5, जिसको कि आप लिख सकते हो 1/5। तो 1/5 r/100 के बराबर है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट है वो हमेशा 20% बढ़ता जाएगा एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, तो एवरी ईयर हम 20% इसको बढ़ाने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। एवरी ईयर हम इसको 20% बढ़ाने वाले हैं। तो अब इस सवाल में देखो पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि ये चीज 20,000 कब हो जाएगी, 20,000 कब हो जाएगी। तो हमारा देखो प्रिंसिपल था 4,000 रुपए, और हमें कितने पे पहुंचना है, 20,000 पे पहुंचना है। तो ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स पूछा गया कि 5 टाइम्स से ज्यादा कब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट मिला ये आपको क्या कहता है कि अगर हम 1 साल की बात करें तो 20% किसी चीज को बढ़ाओगे तो 1.2 टाइम्स हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो 2 इयर्स में क्या होगा, 2 इयर्स में हम कह सकते हैं कि 1.2 का 1.2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.44 टाइम्स हो जाएगा। अब 3 निकालने से फायदा नहीं, क्योंकि देखो 4 भी अगर आप करते हो तो भी ये अभी 1.44 इंटू 1.44 अभी भी ये 5 से कम ही मिल रहा है।
तो 4 इयर्स में कितना होगा? तो देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है। हाउएवर एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होता है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर हम देखें कि भाई ये जरूरी तो है नहीं कि आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, किसी और एग्जाम में अगर आता है जहाँ पे ऐसा ना हो, कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल है, तो कैसे करेंगे? तो अब ये 1.44 का स्क्वायर तो भाई जनरली लोगों को याद नहीं रहता है। बट अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन भी करें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा ऐसा नहीं है। कैलकुलेट करके देखते हैं। 576, 576 और 1 से करोगे तो 144, ऐड कर दोगे तो 6, तो ये देखो 2.0736 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 2.07 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो अगर 4 साल में ये है तो आप देखो 2.07 का 2.07 से मल्टीप्लिकेशन भी 5 नहीं बनाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 साल में भी ये 5 गुना नहीं होगा। तो पहले 8 साल की बात करते हैं। तो 8 साल का हम कह सकते हैं कि 2.07 इंटू 2.07 कर देते हैं। ये भी चलो, थोड़ी कैलकुलेशन अभी भी है इस सवाल में। 2.07 इंटू 2.07, फिर 2 से करोगे तो अब ये कितना मिलता है? 94824। तो ये ऑलमोस्ट 4.28 टाइम्स मिलता है। तो हम कह सकते हैं 4.28 टाइम्स मिल रहा है। अब अगर देखो तो 1 साल भी अगर आप बढ़ाते हो, 1 साल और, तो 4.28 इंटू 1.2 करोगे तो ये जहां तक मुझे लगता है ग्रेटर देन 5 आपको जरूर मिल जाएगा। तो 4.28 इंटू 1.2 ये बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 12 का टेबल सभी को याद होता है। तो 12 इंटू 8 96, 9 कैरी हो जाएगा। 24 प्लस 9 इज 31, 3 कैरी हो जाएगा। एंड 48 प्लस 3 इज 51। सो दिस बिकम्स 5.116 टाइम्स, 5.116 टाइम्स। तो 5.116 टाइम्स इंडिकेट्स व्हाट? कि 9 साल में अगर हम बात करें, सो दिस अमाउंट विल सर्टेनली एक्सीड 5 टाइम्स, यानी कि 20,000। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 9 इयर्स। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाता है? 9 इयर्स। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियोस। और अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कैट 2024 स्लॉट 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।